इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। डर, अजीब सा डर मेरे दिलो दिमाग को दीमक की तरह अंदर से खा रहा है। रात के इस काले अंधेरे में फैले खौफनाक सन्नाटे के बीच उस डर का असर कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। पर इस डर की एक वजह है, मैं इस बेड पर लेटा हुआ हूँ। मेरे दोस्त ने दी हुई कंबल कस के पकड़ रखी है और कंबल के भीतर से ही मेरी आंखें उसको तलाश रही हैं। पर वो अभी आया नहीं, क्योंकि अभी उसका वक्त नहीं हुआ। पर वो आएगा। उसका खौफ मेरे दिलो दिमाग पर गहराता जा रहा है। पता नहीं इस रात की सुबह कब होगी। सुबह होते ही मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। पर अब मुझे सुबह का इंतज़ार करना होगा। मैं बेड पर लेटा ज़रूर हूँ, पर मेरी नज़रें सामने वाले उस लकड़ी के दरवाजे पर टिकी हुई हैं। वैसे ये कमरा काफ़ी घुटन भरा है। रंग उड़ी दीवारें, टूटी छत पर बारिश के पानी से सूखे धब्बे, हर कोने में मकड़ियों के पुराने जाले। इसमें कुछ कीट पतंगे फंसकर अपनी जान गंवा चुके हैं। पर एक भी खिड़की कहीं नज़र नहीं आ रही। शायद मेरे पीछे होगी। मैं पीछे मुड़ा ही नहीं। पिछले 2 घंटे से मैं बिना पल के झपकाए सामने वाले दरवाजे को देख रहा हूँ। मेरे कमरे के अंदर इतना सन्नाटा है कि दीवार पर टंगी उस घड़ी के कांटे की टिक टिक करने वाली आवाज़ मैं बिल्कुल साफ सुन सकता हूँ। अभी रात के 3 बज चुके हैं, मतलब उसके आने का वक्त हो चुका है। मुझे अपनी सांसें रोककर बिना हिले ही ऐसे ही जिंदे लाश की तरह पड़ा रहना होगा, क्योंकि अगर मेरी थोड़ी सी भी हलचल उसे महसूस होती है तो वो मेरे चिथड़े चिथड़े करके एक खौफनाक मौत मुझे दे देगा। मेरे जिस्म के इतने टुकड़े करेगा कि उन्हें समेटने में भी दिन निकल जाएगा। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भद्दा, गंदा, बदबूदार है। वैसे खून पीने वाला पिशाच। खूबसूरत, खुशबूदार तो होगा नहीं। मैं सांसें भी इस तरह से ले रहा हूँ कि उनकी भी आवाज़ उसे सुनाई दे। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा, क्योंकि अगर मैं हद से ज़्यादा डर गया तो मेरे दिल की तेज़ धड़कनें उसे सुनाई देगी या उसे भी महसूस होगी। और अगर एक बार उसे इस कमरे में मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया तो मुझे नहीं छोड़ेगा। फिर सब कुछ ख़त्म। ज़ोर ज़ोर से धड़कने वाले दिल को सीना फाड़कर बाहर निकाल देगा। यह मेरी ज़िंदगी का आखिरी पंगा है। अगर मैं यहाँ बच गया तो कसम से दोबारा किसी से शर्त नहीं लगाऊंगा, ना किसी चीज़ से पंगा लूँगा। सिर्फ यहाँ से ज़िंदा निकल जाऊँ। मेरी आँखें ही दरवाजे पर टिकी हैं, पर सब कुछ याद आ रहा है। मैं यहाँ कैसे पहुँचा, सब कुछ। कुछ दिन पहले। प्लीज़ यार, गाड़ी थोड़ा तेज़ भगाओ, इसकी हालत बिगड़ती जा रही है। पीछे की सीट पर अपनी बीवी के साथ बैठा मेरा दोस्त विनती कर रहा था। उसकी बीवी की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी। खुले बालों से चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही थी, पर उसकी सांसों की आवाज़ किसी जंगली जानवर के गुर्राहट जैसी लग रही थी। उसकी बीवी की ये हालत देख मैं हैरान हो गया। भाई मेरी बात मान, इसे किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा। कहाँ ये तंत्र मंत्र भूत वूत बाबाओं के चक्कर में पड़ रहा है। सब अंधविश्वास है। मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुका है और तू पढ़ा लिखा होकर ऐसी गंवारों बातों में उलझा हुआ है। मेरी बातें सुनकर उसे थोड़ा गुस्सा आया। तुझे क्या लगता है मैंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया? तू मुझे पिछले 8-10 महीने से जानता है, पर मैं इसका इलाज पिछले 10 सालों से करा रहा हूँ। शहर के अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया, बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, इलाज कराया, पर इसकी हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बचाने के लिए मुझे किसी के भी हाथ पैर जोड़ने पड़े, भीख मांगनी पड़े, मैं करूँगा। उसकी बात सुनकर मैं बिना कुछ बोले गाड़ी चलाने लगा। सामने लगी कांच से मैंने पीछे बैठी मेरे दोस्त की बीवी को देखा। वो सचमुच पागल लग रही थी। कुछ ही देर में हम उस जगह पहुँचे जहाँ उसका तंत्र मंत्र के जरिए इलाज होने वाला था। एक छोटा सा मंदिर था जहाँ लोगों की आवाजाही शुरू थी।
मेरा दोस्त अपनी बीवी को सहारा देते हुए उस मंदिर के अंदर चलने लगा। मैं मंदिर के एक कोने में खड़ा चुपचाप सब कुछ देख रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसने काले कपड़े पहने हुए थे वो आया। उसने मेरे दोस्त की तरफ देखकर कुछ कहा। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को मंदिर के बीच एक गोल सर्किल में बैठा दिया। वह भी चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी नज़र नहीं आ रहा था। नीचे गर्दन झुकाए वह सिर्फ किसी हाँफते हुए इंसान की तरह बैठी थी। उसने कुछ देर मेरे दोस्त की बीवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में देखते हुए अपने हाथ में रखा सफ़ेद भभूत का तिलक उसके माथे पर लगाकर थोड़ी भभूत उसके मुंह में ज़बरदस्ती डाल दी, जिससे वो एकदम से अजीब सी हरकतें करने लगी। अपनी गर्दन को झटका देकर ज़ोर ज़ोर से घुमाने लगी। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो बेतहा दर्द से चिल्लाने लगी, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर पटकते हुए एकदम बेहोश ज़मीन पर पड़ी रही। यह सारी चीज़ें मुझे बकवास लग रही थी, इसलिए मैं वहाँ से बाहर निकल गया। मंदिर के आंगन में खड़े पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा अपने मोबाइल में गेम खेलने लगा। कुछ घंटों के बाद मेरा दोस्त अपनी बीवी को दोनों हाथों में उठाकर ले आया। शायद वो अभी भी बेहोश थी, पर पता नहीं वो पूरी तरह से ठीक लग रही थी या उसका पागलपन हद से ज़्यादा बढ़ने वाला था। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मेरे दोस्त ने अपनी बीवी को गाड़ी के अंदर बैठा दिया। तभी पीछे से वे काले वस्त्र पहने बुजुर्ग इंसान मेरे दोस्त की तरफ देखते हुए बोले, तुम्हारी पत्नी उस बुरी आत्मा के चंगुल से कुछ वक्त के लिए मुक्त हो चुकी है, फिर भी तुम्हें आने वाले चंद्रग्रहण तक उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर कोई बुरी आत्मा एक बार किसी शरीर को जकड़ लेती है तो वह दोबारा उस शरीर को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए आइंदा तुम्हें अपनी बीवी का खास ख्याल रखना होगा, खासकर अमावस्या पूनम के दिन रात में बाल खुले छोड़कर उसे कहीं भी ले जाओगे या खुशबू इत्र जिस्म पर लगाकर वो कहीं बाहर जाएगी, नदी, तालाब, पुल, शमशान ऐसी किसी जगह जाएगी तो वहाँ कोई भी बुरी आत्मा उसे आसानी से अपना शिकार बनाएगी। इसलिए आज के बाद तुम्हें अपनी बीवी का ध्यान रखना होगा। उसकी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। उसकी तरफ बिना देखे मैं गाड़ी में बैठते हुए बोला, सब बकवास है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये अभी भी भूत प्रेत के चक्कर में उलझे हुए हैं। बेटा, अगर तुम नास्तिक हो तो तुम इन सब बातों का मजाक उड़ा सकते हो, पर अगर तुम किसी भी ईश्वर, अल्लाह यानी अच्छी शक्ति पर यकीन करते हो तो तुम यह भी जान लेना होगा कि बुरी शक्ति भी मौजूद होती है। अगर दिन के उजाले की मौजूदगी को मानते हो तो रात के अंधेरे पर भी विश्वास रखना होगा। उसकी बात सुनकर मैंने थोड़े मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। वो समझ चुका था मैं उसका मजाक उड़ा रहा हूँ, पर वो बिना कुछ बोले मुस्कुरा कर चला गया। शायद उन्हें भी आदत हो गई थी मेरे जैसे लोगों की। हम गाड़ी से वापस घर के लिए निकले। तब तक रात हो चुकी थी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ कम होने की वजह से मैंने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा ही रखी। वैसे भी भाभी जी को अब होश आ चुका था और उन पर इम्प्रेशन जमाने के चक्कर में रफ्तार पर ध्यान ही नहीं दिया, पर उनके चेहरे पर अजीब सी थकान थी, जैसे वो कई दिन से बीमार हो। गाड़ी की खिड़की से बाहर नज़र डालते हुए वे बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? भाभी जी की बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मेरे दोस्त ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, हम मंदिर गए थे तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआ करने। अब कैसा लग रहा है? शरीर बहुत दर्द कर रहा है और बहुत थकान महसूस हो रही है। मैं सो जाती हूँ। इतना कहकर वो मेरे दोस्त के कंधे पर सिर रखकर सो गई। पर मैं हैरान हो गया था, क्योंकि कुछ देर पहले जाते वक्त इस तरह से उसके बिखरे बाल, लाल लाल आँखें, डरावनी आवाज़, लेकिन अब सब साधारण था। मैंने दबी आवाज़ में पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ?
कब, कहाँ, कैसे, ये सब कभी इत्मीनान से बताऊंगा। बस ये जल्दी ठीक हो जाए। मेरी तरफ देखते हुए मेरे दोस्त ने कहा, कुछ बातों पर यकीन करना पड़ता है और वैसे भी हमारे यकीन करने न करने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह जिसे जहाँ जब चाहे अपना शिकार बना सकते हैं। सिर्फ वक्त का खेल है। ये सब तुम्हारे दिमाग की उपज है। मुझे कई बार देर रात तक काम करना पड़ता है। हाईवे पर से अकेला आता हूँ, पर मैंने तो कभी भी भूत नहीं देखा। शायद उन भूतों की मुझसे फटती होगी। इतना कहकर मैं घमंड से हंसने लगा। मेरी तरफ देखते हुए मेरा दोस्त शांति से बोला, किस्मत वाले हो जो इन सब चीज़ों से तुम्हारा पाला नहीं पड़ा, क्योंकि जिसके नसीब में उन चीज़ों का सामना करना लिखा है, उसके जैसा बदकिस्मत इंसान दुनिया में नहीं होगा। मतलब तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखते हुए एक चिट्ठी निकाली, मेरे हाथ में देते हुए कहा, पढ़कर फाड़ देना। वहाँ जाने की कोशिश मत करना। बातें करते उनका घर कब आ गया पता ही नहीं चला। रात के करीब 10 बजने वाले थे। दोनों मेरी गाड़ी से उतरे। मेरे दोस्त ने अपनी पत्नी को सहारा दिया। दोनों अपने घर में चले गए। भाभी जी की तबीयत अब काफ़ी ठीक लग रही थी। रात काफ़ी होने की वजह से मैं भी वहाँ से निकला। गाड़ी चलाते वक्त दोस्त ने दी हुई चिट्ठी हाथ में ली और देखने लगा। उस पर एक जगह का पता लिखा था, शहर से दूर एक वीरान बंगला जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। मैं कई बार उस बंगले के सामने से जाने वाले रास्ते से गुजरा था, पर कभी अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंचा। खाना खाकर बिस्तर पर लेटा ही था, तभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया। मैंने जो चिट्ठी दी थी वह पढ़ ली। हाँ, वो जगह मैं जानता हूँ। मुझे पता है हमारे शहर का हर आदमी उस जगह को जानता है, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस जगह को पहचानते हैं, जानते हैं। यह क्या बात कर रहे हो तुम उस जगह से गुजरने वाली सड़क से आते जाते हो, इसलिए उस जगह को जानते हो, पर उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानते। तुमने काफ़ी जानकारी जुटा ली है। लगता है तुम्हें इंसानों से ज़्यादा भूतों से लगाव है। इतना कहकर मैं मुस्कुराने लगा। लगता है दरवाजे की दूसरी तरफ से कुछ आवाज़ आ रही है। आवाज़ सचमुच आ रही है। यह मेरा सिर्फ वहम है, क्योंकि मैं पिछले 1 घंटे से लगातार उसी के बारे में सोच रहा हूँ। रहकर सब कुछ याद आ रहा था। वैसे इस खौफनाक परिस्थिति में भी एक बात ज़रूर मेरे दिमाग को सुकून दे रही है। विनीत की पत्नी बड़ी खूबसूरत है। मैं तो एक बार देखते ही दीवाना सा हो गया था। मेरी खौफ भरी निगाहें अभी भी उस दरवाजे पर टिकी हुई हैं। पता नहीं वह डरावनी आहट कब सुनाई दे। मुझे तब तक यहाँ इसी तरह बेजान लाश की तरह पड़े रहना होगा जब तक सूरज नहीं निकलता, और उसके बाद मैं इस जगह से इतनी दूर चला जाऊँगा कि दोबारा मुड़कर भी इस जगह को नहीं देखूँगा। पूरा बदन पसीना पसीना हो चुका है। गला भी पूरी तरह से सूख गया है। पानी की बोतल कहाँ पर रखी है नज़र तो नहीं आ रही, पर अगर मैं पानी पीने के लिए उठा और उसी वक्त वो पिशाच आ गया तो मेरे जिस्म के हजारों चिथड़े। नहीं, मुझे इसी तरह बेजान पड़ा रहना होगा। रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इस अंधेरे में पता नहीं वह कब कहाँ से आएगा। मेरी हल्की सी भी आवाज़ उसे मेरी मौजूदगी का एहसास दिला देगी, और मैं तो नहीं जानता कि उसे मेरी मौजूदगी का पता चले। लगता है कुछ आहट महसूस हो रही है। आहट, साथ ही किसी चीज़ के घसीटे जाने की आवाज़। लगता है कोई कुछ घसीट कर ले जा रहा है। ज़मीन पर उस चीज़ के घसीटे जाने की आहट धीरे धीरे तेज़ हो रही है। शायद इस दरवाजे की तरफ वह है, मतलब वह आ चुका है। इसका मतलब अब मुझे चौकन्ना रहना होगा, वरना मेरी ज़रा सी भी आवाज़ उसे आगाह कर देगी।
पूरा बदन कंबल से ढका हुआ है। सिर्फ मेरी आंखें खुली हैं और मेरी आंखों की पुतलियां दरवाजे पर ही टिकी हुई हैं। पर कभी कभी बीच में मैं आंखों की पुतली को दीवार के एक कोने में तो कभी दूसरे में घुमाता हूँ ताकि हर जगह को अच्छे से देख सकूँ। दरवाजे के ऊपर टंगी घड़ी में 2:30 बजने को है। कुछ देर से आने वाली वो घसीटने की आवाज़ अब कम होते होते दूर जाती सुनाई दे रही है। अब आवाज़ पूरी तरह से बंद हो चुकी है। अब दोबारा एक गहरा जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला है और दोबारा मुझे उस घड़ी के कांटों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है। वो घड़ी भी मुझे किसी टाइम बम की तरह लग रही है। पता नहीं कब फट जाए और मेरे जिस्म के चिथड़े चिथड़े कर दे। इस अंधेरे में तो साफ साफ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन क्या दरवाजे के ऊपर की होल है? मतलब अगर की होल होगा तो वो दरवाजे की दूसरी तरफ से भी मुझे साफ साफ देख सकेगा। और अगर ऐसा हुआ तो मेरी जान जाना पक्का है। भगवान से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि दरवाजे के ऊपर कोई भी की होल ना हो, लेकिन उसे की होल की क्या ज़रूरत है? वो जब चाहे, जैसे चाहे, जहाँ चाहे इस कमरे के भीतर आ सकता है, जैसे मेरे दोस्त विनीत ने उस दिन बताया था। मैं विनीत के घर गया था। भाभी जी ने कॉफ़ी का कप मेरे और विनीत के हाथ में दिया और विनीत के पास बैठते हुए खुद भी कॉफ़ी पीने लगी। विनीत की बीवी अब काफ़ी ठीक लग रही थी। कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए विनीत ने मुझसे कहा, तुम्हारा भूत प्रेत इन चीज़ों पर यकीन नहीं। ये जानकर मुझे अच्छा लगा, पर तुम्हारा इन सब चीज़ों पर यकीन है, यह देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही। मतलब तुम इतने बेवकूफ़ कैसे हो सकते हो? मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बस चीज़ों की कद्र करना, उनसे नज़दीक या दूरी बनाए रखना, इन बातों का ख्याल रखता हूँ। ऐसी जगहों से दूरी बनाए रखता हूँ जहाँ पर ऐसी ताकतें होने का अंदेशा है। कहते हैं उसने टेबल पर एक कागज़ रखा और मेरी तरफ सरकाया। मैंने वह कागज़ उठाकर देखा और याद आया कि कुछ दिन पहले उसकी पत्नी का भूत उतार कर हम वापस आ रहे थे। तब उसने मुझे जो कागज़ दिया था उस पर यही पता लिखा हुआ था। हाँ, मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ, पर इस घर में क्या हुआ था? करीब साल भर पहले की बात है। रात काफ़ी हो गई थी। एक लड़का अपनी गाड़ी से गुजर रहा था, पर इंजन गर्म होने से गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी सड़क पर खड़ी कर वह आजू बाजू देखने लगा। सड़क से कुछ ही दूरी पर उसे एक पुराना घर नज़र आया। मोबाइल की टॉर्च शुरू कर वह मदद मांगने उस घर पहुंचा, पर पूरा घर सुनसान पड़ा था। ना बत्तियां, ना कोई इंसान। चारों ओर बस छोटी मोटी झाड़ियां थी। कई सालों से बंद उस घर के दरवाजे पर नज़र डाली तो दरवाजे पर ना कोई ताला, ना कुंडी लगी थी। उसने हाथ से धक्का देकर वह दरवाज़ा खोला और एक गंदी भयानक बदबू उसकी नाक के अंदर घुसी, जिससे उसका दिमाग सुन्न हो गया। लग रहा था जैसे कोई जानवर उस घर के भीतर सड़ रहा हो। उसने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और घर के भीतर चला गया। घर काफ़ी बड़ा था। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, बाजू से 3-4 कमरे और ऊपर कमरे। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डाली, पर जैसे वह हैरान हो गया। घर के भीतर का सामान जैसे कि तैसा पड़ा था। पुराने ज़माने का टीवी, लकड़ी की अलमारी, लकड़ी की टेबल, सोफ़ा, छत पर लटक रहा रोशनदान, दीवारों पर लगी कुछ अनजान लोगों की तस्वीरें, रंग उड़ी दीवारें, सब कुछ काफ़ी हैरान कर देने वाला था। लग रहा था घर के लोग सारा सामान वैसे ही छोड़कर चले गए। वह धीरे धीरे एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर लगी लकड़ियाँ काफ़ी पुरानी और कमज़ोर हो गई थी। उसकी वजह से पैर रखते ही कर कर जैसी आवाज़ें घर के भीतर फैले उस वीरान सन्नाटे में काफ़ी डरावने लगने लगी। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर पहुंचा ही था, तभी घर के मेन दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी।
उसके कदम डर की वजह से पूरी तरह से जम गए। उसने पीछे मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाज़ा बंद हो चुका था और बाहर से कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? तो मिलते हैं अगले